हरियाणा विधानसभा की लाइव तस्वीरें, बजट सत्र की कार्रवाई। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। चौधरी आफ्ताब अहमद। सर, क्वेश्चन नंबर 1। जी मंत्री। हाँ श्रीमान जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस योजना को 2008 की पॉलिसी के अनुसार लागू किया हुआ है। सर जी सर, ये स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डेवलप हुए और इनको कंसेशनल रेट्स पे एचएसवीपी ने जमीन दी और उसमें शर्तों में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ओपीडी पेशेंट्स 20% ऑफ द टोटल आउटडोर पेशेंट्स बीइंग अटेंडेड बाय देम ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस टू पेशेंट और आईपीडी का दिया। सर, इन्हीं के जवाब में एनेक्चर जो है सी में वो ये दर्शाता है कि कितनी ओपीडी और जो है आईपीडी विजिट्स हुई हैं। कई अस्पतालों में तो जीरो है। सर, हमने कंसेशन पे जमीन दी और इतने महंगे रेटों में ये सरकार, ये जो अस्पताल इलाज करते हैं, गरीब के बस का तो वैसे ही नहीं है। अब जब पॉलिसी है और 2 बार पॉलिसी को किया गया है, 2008 में भी और 2022 में भी, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। गरीबों को जो ठीक वो मिलना चाहिए उसके लिए नहीं है। सरकार जवाब दे कि ऐसा क्यों है कि वो ऐसी अनदेखी हो रही है इतनी। अगर जो प्रावधान है तो उन गरीबों को क्यों नहीं लाभ मिले जिसको जो इन अस्पतालों को कंसेशन पे रेट दिया गया। जी मंत्री। सर, हमारे माननीय विधायक जी ने ये क्वेश्चन उठाया है, मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूं। गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने हेतु 2008 में 11 जून 2008 में प्राधिकरण में एक पॉलिसी 101वीं मीटिंग में तय की गई थी। इसमें तय किया गया था कि कुछ मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए एचएसवीपी के द्वारा कुछ साइटें हॉस्पिटलों को तय दरों पर दिया जाए और इसमें कुछ पैरामीटर तय किए गए थे कि बीपीएल कार्ड धारकों को और 5000 कम आय वर्ग के लोगों को उसमें उन हॉस्पिटल्स में लाभ दिया जाए। मैं आपके माध्यम से इसमें बताना चाहता हूं कि ये सारी पॉलिसी 2008 में जब लागू हुई उस समय सारे पैरामीटर जो उस बैठक में तय किए गए वो सिर्फ एक जुबानी और कलामी हिसाब किताब रखने की बात की गई, परंतु 2021-22 के अंदर इसमें हमारी सरकार बनने के बाद पहले तय रेट पे प्लाट दिए गए थे, हमारी सरकार आने के बाद ई ऑक्शन पे प्लाट दिए गए हैं और ई ऑक्शन पे जो प्लाट दिए गए हैं उनमें भी 19 पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट किया गया, परंतु फैमिली इनकम की कुछ रेंज बड़ी थी तो वो बढ़ाकर आयुष्मान कार्ड की नई पॉलिसी आ गई। आयुष्मान कार्ड को भी जोड़कर उन गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इलाज पूरा मिल सके, उसके लिए जो पैरामीटर तय किए गए थे, हमने तय किया था जो इंडोर पेशेंट होंगे और जो आउटडोर पेशेंट होंगे, जो इसमें 10% बेड की हमने कंडीशन रखी थी उन हॉस्पिटल के लिए कि यदि ईडब्ल्यूएस का कोई आदमी आएगा उसके लिए 10% बेड सुरक्षित रखे जाएं और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों के अंदर 20% बेड रियायती दरों पर और 20% ओपीडी के लिए भी बेड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर ये तय किए गए हैं और इसका सारा ब्यौरा जैसा हमारे माननीय साथी ने मांगा है उसमें सारा ब्यौरा हमने जवाब में दे दिया है। कोई और क्वेश्चन होगा तो उसका भी जवाब हम देंगे। जवाब अभी भी नहीं दिया मंत्री जी ने। मैंने कहा इतने कम ओपीडी और आईपीडी 0-0, क्या सरकार मॉनिटरिंग नहीं करती इस चीज के लिए? एक बार जमीन दे दी और उसके बाद क्या मतलब
HSVP और जो कमेटी बनाई हुई है, कभी उनकी मीटिंग होती है क्या? कभी लोग उनके पास जाते ही नहीं क्या? इतना महंगा इलाज है। आयुष्मान में आपकी 900 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है। अस्पतालों में आयुष्मान पेशेंट को कोई एंटरटेन नहीं कर रहा, और इन अस्पतालों में कंसेशन रेट पे जाने के बजाय ये जो आपकी फिगर है यही दर्शा रही है कि किस तरीके से गरीबों को तो वहां जगह ही नहीं मिल रही, और सरकार जमीन दे के भी उसके बाद क्या कर रही है? देखिए, अभी तक 11 हॉस्पिटल्स को इस प्रकार की जमीन 2008 से लेकर अब तक अलॉट की गई है, जिसमें आर्टमिस है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, मेदांता है, मेट्रो हार्ट और मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी है, QRG मेडिकेयर लिमिटेड है, सर्वोदय है और सेंटर ऑफ अंशु हॉस्पिटल्स। इसमें डेट वाइज हमने बताया है कि किसको किस समय जमीन उपलब्ध कराई गई और उसकी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होने के बाद किस समय वो चालू स्थिति में हुआ। अब जो 0 आप बता रहे हैं उसमें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये 2 यूनिट है, 2 नंबर और 3 नंबर, एक ही यूनिट है। एक यूनिट में तो 1 पेशेंट दिखाया गया है, परंतु दूसरी यूनिट में 481 पेशेंट दिखाए गए हैं और उनको 52,86,405 रुपए का ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया है। इसी प्रकार से मेदांता में है, इसमें यदि टोटल किया जाए तो 3,89,04,431 रुपए का उन्होंने इसमें इलाज किया। टोटल 5 करोड़ का इलाज अब तक का उन लोगों ने अपनी जेल में अभी तक दिया। मैं आपकी अभी शंका दूर कर रहा हूं मॉनिटरिंग, परंतु तीन हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। उनको हमारा डिपार्टमेंट पुनिश करने के लिए नोटिस और सारी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग और उसकी विजिलेंस स्पीडली कराने का काम करेंगे। ठीक है। विकास सहारण जी, मंत्री जी। जी श्रीमान जी, हमारे साथी विधायक ने कलायत विधानसभा के लिए और एक नशा के विरोध में सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर बात की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारी सरकार जब से हरियाणा प्रदेश में बनी है, इस सारी का विस्तार से भाई विकास जी ने 2023, 24 और 25 के दौरान कलायत विधानसभा क्षेत्र में NDPC अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की वर्षवार संख्या मांगी है। क्रमशः 15, 14 और 16 है। उक्त क्षेत्र के मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में सरकार द्वारा कुल गिरफ्तारियों की संख्या 85 है, और इसी प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर HSNCB और स्थानीय पुलिस द्वारा जो प्रकार की कार्रवाई की गई है सभी हमने आपके जवाब में पटल पर रख दिया है। सर, मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो नशा है वो लगातार बिक रहा है, और सरकार ने इसमें कहीं ये नहीं बताया कि हमने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं, जो करेक्शन लानी है हमें, कि जो हमारे वो हैं जो हमारे एडिक्ट्स हैं उनके लिए कोई बड़ा हमने कोई वेलनेस सेंटर बनाया हो, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हो, वो कोई कलायत इलाके में नहीं है। क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ना जरूरी है। जो अरेस्ट हो रहे हैं छोटे लोगों के हो रहे हैं, जो मेन कल्प्रेट्स हैं वो अभी भी नेट से बाहर हैं, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? जी मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, HSNCB और स्थानीय पुलिस के द्वारा कलायत विधानसभा क्षेत्र में जो मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को हर स्तर पर तोड़ने हेतु सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं, चाहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और आतंक अपराधियों के विरुद्ध कदम हो, जागरूकता कार्यक्रम हो और नशा पीड़ितों का रिहैबिलिटेशन हो। उन सभी मामलों में हमने जो मूल आपूर्तिकर्ता और वितरक हैं उनकी पहचान करने के साथ साथ उनके बैंक खातों को भी फ्रीज करने की हमारी सरकार ने जो योजना बनाई थी उस पर भी हमने काम किया है। और जो लोग सप्लायर के साथ साथ किसी प्रकार की कोई मदद करता है उन साजिशकर्ताओं को भी हमने गिरफ्तार करने का हमेशा काम किया है। और इस कार्य में संलिप्त लोगों की संपत्ति
संपत्ति को कुर्क करने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। और कलायत क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के नारकोटिक्स गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हमने ट्रेन नारकोटिक्स स्नीफर डॉग्स की टीम का भी कलायत क्षेत्र में हमारी पुलिस उपयोग कर रही है। संदिग्ध स्थानों पर जो मादक पदार्थों की सप्लाई या उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसकी भी हमने बार बार निगरानी हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है। और भाई ने बात की है, क्योंकि कलायत बिल्कुल बॉर्डर का हमारा क्षेत्र है, अंतरजातीय और सीमावर्ती अपराध भी हैं इसमें, और संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच के लिए भी हमने अंतरजातीय अंतरराज्यीय मार्गों पर नाके भी लगाए हमारी सरकार के द्वारा जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आपने जो डिटेल मांगी है, कैथल जिला के अंदर हमने 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो 25 बेड के हैं और प्राइवेट 10 डी एडिक्शन सेंटर को हमने लाइसेंस दिया है। और 25 डी एडिक्शन सेंटर में गवर्नमेंट बेड कैपेसिटी टोटल मिला के 620 और 95 डी एडिक्शन सेंटर को प्राइवेट में 1083, ये टोटल 120 का हमने इनको बता रहे हैं हम। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अभी तक 85 लोगों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उनको सजा तक लेकर जाने का भी हमने काम किया है। और इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का रुख माननीय साथी को बताना चाहता हूं, किसी भी नशा तस्कर, नशा सप्लाई करने वाला या बेचने वाले के प्रति किसी प्रकार की हमारी सरकार के अंदर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और यदि आप भी किसी प्रकार की, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आप इसमें पुलिस का और हमारा कोई आपके पास जानकारी हो, सहयोग देंगे, उसको तुरंत रिजल्ट के साथ आपको बताने का, हम रिप्लाई देने का काम भी करेंगे।